हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट, और उस एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने आपको उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हेडिंग क्या पड़ेगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेटा क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है तो वो जल्दी आयन के फॉर्म में जाएगा, और जब जल्दी आयन के फॉर्म में जाएगा तो क्या प्लस चार्ज डेवलप करेगा, और जब प्लस चार्ज डेवलप करेगा तो क्या होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट आर केमिकली हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो एल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव। यहां लिख सकते हो एल्कली मेटल आर एल्कली मेटल्स आर केमिकली हाईली रिएक्टिव ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन इंथैल्पी लिख दो या पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने के कारण क्या होता है बेटा? ये जल्दी आयोनाइज होंगे। सपोज करो अगर कोई मेटल है, अगर ये मेटल इसको आयोनाइज होने में यानी कि इसको कैटायनिक फॉर्म में जाने में क्या हो रहा है? कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो ये न्यूट्रल से क्या हो गया? कैटायनिक फॉर्म में गया, अनस्टेबल फॉर्म में गया, और जब कैटायनिक फॉर्म में गया तो ये तुरंत रिएक्ट करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए क्या होगा? एनर्जी कम लगेगा, बिकॉज आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और जब बहुत ही कम होगा तो क्या होगा? ये तुरंत इस फॉर्म में जाएगा, यानी कि ये रिएक्टिव होते हैं। तो यदि नेचर में अगर बात करोगे, इसको ओपन छोड़ दो, ठीक है, तो हाईली रिएक्टिविटी होने के कारण ये एयर में जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे O2 है, CO2 है, ठीक है, वाटर है, मॉइस्चर, उसे कंबाइन करके ऑक्साइड के फॉर्म में जाएगा, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जाएगा, कार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा। तो जो मेटल की जो जो स्पार्किंग एबिलिटी है वो किसमें? टर्निश हो जाता है, यानी डल हो जाता है। तो यदि इसको एयर में छोड़ दोगे, ओपन एयर में, तो ये टर्निशेस हो जाते हैं। एक टर्म आता है टर्निशेस। टर्निशेस का मतलब कि ये डल पड़ जाते हैं ड्यू टू द हाईली रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल आयन। तो आप लिख सकते हो रिएक्शन विथ एयर। तो सबसे पहला जो रिएक्शन देखेंगे उनका रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर। तो एयर में क्या क्या है बेटा? एयर में हमको तुमको मिलेगा O2 भी मिलेगा, वाटर भी, H2O भी, मॉइस्चर भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? CO2 भी मिलेगा। ठीक है, तो एयर में ये सब मिक्सचर है। अगर ये मेटल को एक्सपोज कर दोगे, ये यानी कि ये मेटल क्या होगा? अगर एयर में ओपन छोड़ देंगे तो ये क्या हाईली रिएक्टिविटी होने के कारण ये O2 से बाइंड करेंगे, मेटल के ऑक्साइड बना देंगे, H2O से बाइंड करेंगे, हाइड्रोक्साइड बना देंगे, CO2 से बाइंड करेंगे, कार्बोनेट बना देंगे। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण इनका सरफेस क्या होगा? टर्निश हो जाएगा। टर्निश का मतलब जो स्पार्किंग होगा वो डल पड़ जाएगा ड्यू टू द दिस रिएक्शन बिटवीन दिस कंपोनेंट। तो आप लिख सकते हो व्हेन alkali metal exposed to air when exposed to air, when exposed to air, alkali metals become, alkali metal becomes, alkali metal get, become नहीं, get tarnished due to formation of, due to formation of, layer 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 of, layer
मेटल ऑक्साइड, लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लो ये मेटल है, इस मेटल का ऑक्सीजन का एक्सपोज करोगे तो मेटल का ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। अब ये मेटल का ऑक्साइड बनेगा, यानी ये 4, ये 2, ठीक है, ये बनता है M2O। अगर हम बात करें इसको H2O से अगर ट्रीट कर दोगे तो अगर ये मेटल है, इसका H2O से अगर ट्रीट करेंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये क्या बन जाएगा 2MOH, ठीक है, ये है। अगर तो उसी तरह अगर ये मेटल है, इसका CO2 से रिएक्शन करा दोगे तो मेटल का कार्बोनेट बना देगा, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट बना देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटल का कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है बेटा। तो ये है 2M, ठीक। तो इस तरह से तुम देख रहे हो क्या बन रहा है, मेटल का कार्बोनेट बन रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें, ठीक, M2CO3, तो ये चीजें बन रहा है। तो यानी कि हाईली रिएक्टिविटी होने के कारण ये टर्निश हो जाते हैं, यानी इनका जो सरफेस जो होता है वो डल पड़ जाता है। तो ये था। सेकेंड अगर बात करोगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये था रिएक्शन विथ एयर, एयर में ये सारे कंपोनेंट है। सेकेंड रिएक्शन की बात करोगे तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हमारा होगा बेटा क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी O2 से। O2 की रिएक्शन की अगर बात करोगे, एल्कली मेटल क्या होते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं O2 से और डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एल्कली मेटल। अगर हम बात करें तो लिख सकते हो, तो एल्कली मेटल लिखोगे, एल्कली मेटल combined with oxygen to alkali metal combined with oxygen to form different metal oxide, अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा लिथियम का, तो लिथियम जो होता है वो क्या बनाएगा, फिर हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम की बात करोगे वो क्या बनाएगा, पोटेशियम की बात करोगे ये क्या बनाएगा, ठीक है। तो लिथियम जो होता है फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन का O2 1 माइनस में होगा, यानी ऑक्सीजन का माइनस में होगा, वो सोडियम जो होता है वो फॉर्म परऑक्साइड, एंड जो अदर एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। तो ये है क्या कंडीशन कि लिथियम जो होगा वो बाइंड करेगा ऑक्सीजन से तो नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नॉर्मल ऑक्साइड क्यों बोलेंगे, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा सोडियम, परऑक्साइड क्यों बोलोगे, और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा पोटेशियम और उसके नीचे वाले हायर एलिमेंट, तो उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब होता है कि
यहाँ पे देखो वन बाय वन देखते हैं, डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा कर रहा है। तो देखो यहाँ पे, तो लिथियम का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो ये बनाता है Li2O, ठीक है, ये बनाया, यानी कि यहां पे क्या लिखोगे 2, 4Li हो जाएगा, Li प्लस O2 इज इक्वल टू ये 2LiO2 बनाएगा, यानी नॉर्मल ऑक्साइड बना। अगर इसकी बात करोगे नॉर्मल ऑक्साइड की, यानी कि ये क्या बना बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, और नॉर्मल ऑक्साइड बना तो ये ऑक्सीजन पे क्या है बेटा 2 पे माइनस, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम हो गया, सोडियम की बात करोगे यहाँ पे बेटा, सोडियम का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से तो ये बनाता है पर ऑक्साइड Na2O2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2Na O2 बन जाएगा। और इसका रिएक्शन कराओगे तो ये हो जाएगा, या हीट करते हैं यहाँ पे, हीट भी करते हैं, यहाँ भी हीट करेंगे तो ये क्या हो गया सुपर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड नहीं सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड हुआ। अगर ये बात करो तो ये क्या है बेटा पर ऑक्साइड है, तो ये नॉर्मल नहीं है, क्या है बेटा पर ऑक्साइड है। तो पर ऑक्साइड के केस में अगर बात करोगे तो O2 पे यानी ऑक्सीजन पे क्या होगा बेटा -1, ठीक है, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन O2 पे 2 सॉरी, ठीक है, ये हुआ। उसी तरह अगर बात करो पोटेशियम की, पोटेशियम का रिएक्शन कराओगे O2 से तो KO2 बनेगा, यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये हो गया हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना, KO2 बना। अब इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की बात करोगे तो क्या है बेटा O2 पे माइनस है, -1 चार्ज है। तो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, तो ये जो सुपर ऑक्साइड होते हैं बेटा, ये इसके पास ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 दूनी 16, 16 एक 17, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो एमोटिक थ्योरी की अगर लगाओगे तो ये क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं, पैरा मैग्नेटिक नेचर। किसी के पास भी अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट होंगे, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये दोनों जो है वो डाईमैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये भी क्या होता है बेटा डायामैग्नेटिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुपर ऑक्साइड इज द पैरामैग्नेटिक whereas normal oxide and peroxide is the diamagnetic in nature। ये थोड़ा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि सुपर ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ये तो हुआ कि सुपर ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड क्यों बन रहा है, ये सुपर ऑक्साइड क्यों बन रहा है, क्यों ऐसा बन रहा है, इसका रीजन क्या दोगे। तो देखो बेटा लार्जर केटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर एनायन। सिंपल सी बात है कि जो बल्की ग्रुप होगा वो बल्की ग्रुप से ही स्टेबलाइज होगा। यदि कोई मेटल बल्की है तो किसी एनायन बल्की से ही स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ए स्मॉलर केटायन अगर हम बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नीचे जा रहा है तो साइज इंक्रीज करेगा, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो देखो O2 पे -1 आना, O2 पे 2 आना, O2 पे 2 आना यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्मॉलर केटायन कैन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन व्हाइल ए लार्जर केटायन कैन स्टेबलाइज ए लार्जर एनायन। यही रीजन है कि नीचे जाने पे क्या हो रहा है बेटा, नीचे जाने पे जो लार्जर केटायन है वो लार्जर एनायन से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए स्मॉलर केटायन कैन स्टेबलाइज। रीजन क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, तो उसका रीजन क्या है, तो देखो यहाँ पे
ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है और ये पर ऑक्साइड बना रहा है? तो लिख सकते हो इसका रीजन क्या है, तो रीजन लिखो ए स्मॉलर केटायन, ए स्मॉलर केटायन, ए स्मॉलर केटायन कैन stabilized by an a smaller anion, ठीक है, वेयर एज वाइल ए लार्जर केटायन, यहीं पे लिखोगे वाइल ए लार्जर केटायन, ए लार्जर केटायन stabilized by larger anion. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, वो लार्जर एनायन के थ्रू क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे। दैट इज वाई सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, पोटेशियम लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड एंड उसके नीचे वाले सब क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड KO2। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर की, तो वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वैलेंस बॉन्ड और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे, ठीक है, किसका, नॉर्मल ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड का एंड सुपर ऑक्साइड का। तो नॉर्मल ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, इस पर क्या है बेटा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये है। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें पर ऑक्साइड का, तो 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, ये हुआ है, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। और इस पर देखोगे तो 2 पे माइनस चार्ज है, इस पर भी क्या होगा, 2 माइनस चार्ज होगा, 2 माइनस चार्ज होगा। दिस इज द पर ऑक्साइड, दिस इज द नॉर्मल ऑक्साइड, दिस इज द पर ऑक्साइड। एंड सुपर ऑक्साइड की बात करोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, 2, 4, यहाँ पे 2, 2, 4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2 इसके बचे, 2 इसके हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो होता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऐसे दिखाता है। ठीक है, और इस पर क्या हो जाएगा, -1 चार्ज, यानी 1 माइनस चार्ज होगा, या 1 2 पे माइनस या 1 पे माइनस चार्ज। तो दिस इज द ऑक्साइड, दिस इज द सुपर ऑक्साइड एंड दिस इज द पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड दिस इज द सुपर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये इसका वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर हुआ, किसका, नॉर्मल ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड का एंड सुपर ऑक्साइड का। तो सुपर ऑक्साइड की बात करोगे, सुपर ऑक्साइड आयन है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पे बात करोगे सुपर ऑक्साइड आयन हैज 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरा मैग्नेटिक। ये क्या होता है बेटा, डाया मैग्नेटिक। और ये भी क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करोगे सुपर ऑक्साइड आयन को, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, उसमें उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। और डायमैग्नेटिक की अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उससे वो दूर भागेगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पैरा एंड डायमैग्नेटिक। ओके बेटा, अगर हम बात करें तो नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक, वेयर एज सुपर ऑक्साइड इज द पैरामैग्नेटिक। तो ये स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो कि मैंने देखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसको मैं आपको बताते चलता हूं। आप उसको क्या करो, जब आप नोट्स बनाओ तो उसको टिक मार्क किया करो कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एयर का रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यानी एयर में क्या है, ऑक्सीजन की बात करोगे तो एयर में नाइट्रोजन भी है, तो कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, देख लो यहां पे एक्सेप्शन क्या है लिथियम के साथ। देखो हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो बाकी मेंबर से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो आप हर चैप्टर में यानी हर ग्रुप में देखोगे जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं अदर मेंबर से। ऐसा क्यों है, तो दो तीन फैक्टर हैं, जैसे उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, साइज छोटा होता है, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है साइज छोटा होने के कारण। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, उनमें कोवैलेंसी कैरेक्टर होता है, तो ये थोड़ा अलग कैरेक्टर होने के कारण उनका प्रॉपर्टीज भी होता है वो भी डिफरेंट करता है। तो एक्सेप्शन की अगर बात करोगे तो हम लिख सकते हैं लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट विथ लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट विथ नाइट्रोजन present in air to form lithium nitride, to form lithium nitride। ठीक है, वो क्या बनाता है बेटा, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम बात करें कि तो लिथियम जो है वो N2 से कंबाइन करेगा। ठीक है, N2 से कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के गैस से, तो क्या बना देता है लिथियम N3 N। ठीक है, यानी कि अगर बात करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, यहां पे ये 2 हो जाएगा, 2Li2N, सॉरी यहां पे Li3। ठीक, यानी कि ये क्या लोगे, ये 3 ले लोगे, तो ये हो जाएगा यहां पे ये 3 ले लो। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा, यहां पे 2 लगा दो तो ये 6 हो गया, ये 6 लिथियम, तो Li3N लिथियम नाइट्राइड। ठीक है बेटा, ये क्या है, लिथियम का नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, बाकी कोई नहीं करते हैं। एक्सेप्शन केस है कि लिथियम जो होता है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से कंबाइन करता है एयर के से और लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द फॉर्मूला Li3N। ठीक है, Li3N का फॉर्मेशन करेगा। ओके बेटा, तो ये चीजें। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा पॉइंट में ध्यान रखना कि लिथियम जो होता है Li3N लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कि कौन सा नाइट्राइड किस टाइप का नाइट्राइड बनाता है, तो यही नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट इसी में ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी, ये जो एल्कली मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण उनको हम क्या करते हैं, अभी तुमने देखा कि एयर से कंबाइन कर ले रहे थे, ऑक्सीजन से कंबाइन कर ले रहे थे, तो हाई रिएक्टिविटी होने के कारण जो एल्कली मेटल होते हैं उनको हम लोग एयर के कांटेक्ट में जल्दी नहीं छोड़ते हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं, किरोसिन में, किरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना जाए। तो तुम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी, यहां पे लिख सकते हो
because of their high reactivity towards air and water. Due to the high reactivity towards air and water, alkali metals are normally kept in kerosene oil. केरोसिन ऑयल में इसको रख देते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में क्या हो ना आए, ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी नेचर। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। ऑक्सीजन के साथ देखे, अब रिएक्शन विथ वाटर के साथ देखेंगे कि रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या बनाएगा। तो थर्ड जो रिएक्शन होगा बेटा वो होगा हमारा थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन की अगर बात करोगे तो एल्कली मेटल क्या होंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लिख सकते हो एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, एल्कली मेटल react with water to form metal hydroxide, and dihydrogen। ठीक है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड ये देखो H2O है तो क्या बना देगा 2MOH प्लस H2 गैस, डाइहाइड्रोजन। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 4 वाट H2 है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, मेटल लिया, अब इस मेटल का वाटर के रिएक्शन किया, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, डाइहाइड्रोजन। अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम की तो क्या बन जाएगा बेटा NaOH प्लस H2, तो 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये हुआ। अगर उसी तरह बात करो लिथियम की, लिथियम का ऑक्साइड हुआ, इसका अगर वाटर से रिएक्शन करा दोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो क्या बना देगा बेटा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, यानी यहां पे 2। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हो कि क्या बन रहा है बेटा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना। उसी तरह अगर हम बात करें पोरॉक्साइड की, ले लो सोडियम का पोरॉक्साइड, सोडियम पोरॉक्साइड प्लस वाटर से रिएक्शन करा दो तो क्या बना देगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और H2O2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर KO2 का रिएक्शन करा दोगे तो यहां पे अगर बात करोगे सुपर ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा KOH प्लस H2O2। ठीक है, प्लस H2O। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि क्या बन रहा है प्लस O2, ओके सॉरी यहाँ O2 आएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस कर सकते हो। तो ये सब क्या बन रहा है हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यानी कि यही तुमको ध्यान में रखना है कि मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करे या मेटल खुद वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब इस हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप लिख सकते हो तो अगर यदि बात करोगे तो इसके जो रिएक्शन होते हैं बेटा, इसका जो रिएक्शन होगा तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेचर के होते हैं, यानी हीट इवॉल्व होता है। दैट इज द रीजन एल्कली मेटल आर नॉट केप्ट
इन कांटेक्ट विद वाटर। अगर हम इसको वाटर के कांटेक्ट में जाएंगे तो हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, एनर्जी लिबरेट होगी। इसीलिए अल्कली मेटल को इसको कांटेक्ट से हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, यानी इसके कांटेक्ट में वाटर को जल्दी हमको बनाना होगा तभी कांटेक्ट कराएंगे, वरना इसको क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल में रखे रहते हैं। ठीक है बेटा। द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल आर, आप लिख सकते हो क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड हैं वो बेस होते हैं। तो आप लिख सकते हो यहां पे हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स आर, हाइड्रोक्साइड ऑफ, यहां पे लिखोगे हाइड्रोक्साइड ऑफ alkali metals are highly basic in nature, highly basic in nature because they have low ionization energy, because they have low आयोनाइजेशन एनर्जी। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। तो ये क्या होते हैं, हाईली बेसिक नेचर होते हैं, यानी कि मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होगा बेटा, OH आयन रिलीज करेगा, और जो OH आयन रिलीज करेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर शो करेगा। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और यहां पे लिथियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब क्या है बेटा, मेटल के हाइड्रोक्साइड है, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अब ये बेसिक नेचर के होते हैं तो कह रहा है कि हाईली बेसिक नेचर बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लो होता है। ठीक है। तो अगर लो होता है तो यदि बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे हम, अब देखो मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर हो रहा है, यानी MOH है। ठीक है, M और OH है, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये MO और H बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड तोड़ना, ये टूटेगा तो M प्लस में जाएगा एंड OH माइनस में जाएगा, जो कि यही क्या है, इसका बेसिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब देख रहे हो कि अगर ये ब्रेक कर रहा है तो जिस मेटल का साइज छोटा होगा उनका ये बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, मजबूत होगा। क्लियर हो रहा है? यस। जिस मेटल का साइज छोटा होगा उनके बीच ऑक्सीजन और मेटल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा नहीं, OH आयन जल्दी रिलीज करेगा नहीं, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो नीचे जाते हैं, अगर ग्रुप में हम नीचे जाते हैं तो मेटल का साइज इंक्रीज करेगा, मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा और जल्दी ब्रेक कर जाएगा। तो आप लिख सकते हो क्या, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, तो नीचे यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड increases। on moving down the group basic strength of hydroxide increases, तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यानी सीजियम हाइड्रोक्साइड का साइज बड़ा, ऑक्सीजन और सीजियम के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक, और वीक होगा तो जल्दी ब्रेक करेगा, जल्दी OH आयन देगा, और जो जल्दी देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो नीचे जाने पे बेसिसिटी जो होता है वो हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज करती है। तो
तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्या है, यही आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी तो सब पढ़ते हो कि हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट कंसेप्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो ये आपके लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विथ डाईहाइड्रोजन। सिंपल है चैप्टर, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे, चीज़ों को कैप्ट करोगे अपने माइंड में, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिएक्शन विथ ड्राई हाइड्रोजन यानी फोर्थ रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन यानी H2 का रिएक्शन होगा मेटल का, और जब H2 का रिएक्शन हो तो मेटल का हाइड्राइड बनेगा, और मेटल का हाइड्राइड आयनिक नेचर के होते हैं, M+H में, यानी हाइड्राइड के फॉर्म में निकलेगा H, यानी ये क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म होते हैं। तो मेटल का हाइड्राइड्स बनते हैं, तो आप लिख सकते हो एल्कली मेटल, यहाँ पे लिखोगे एल्कली मेटल react with dihydrogen at high temperature हाई टेम्परेचर यानी क्या, 673 केल्विन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, या मेटल हाइड्राइड कुछ भी लिख सकते हो, टू फॉर्म हाइड्राइड। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मेटल है, ये H2 है, इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है बेटा, MH2MH। तो दिस इज द मेटल हाइड्राइड। ये क्या है बेटा, मेटल हाइड्राइड। तो M क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे M तुम्हारा लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, कोई भी मेटल ले लो, उसका हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये मेटल हाइड्राइड हैं, यानी कि मेटल और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होता है। तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल का। तो ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा वो इस टाइप से होगा, यानी मेटल पे क्या होगा, प्लस चार्ज, और H पे माइनस चार्ज, ठीक है बेटा। तो प्लस और माइनस चार्ज आने के कारण क्या हुआ, ये पोलर बॉन्ड है, और जब पोलर बॉन्ड है तो आयनिक कैरेक्टर शो करता है, यानी आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड की अगर बात करोगे तो मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। मेटल हाइड्राइड आयोनिक नेचर होते हैं, आयनिक नेचर। मेटल का किसी भी रिएक्शन कराओगे वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो आयनिक नेचर होता है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर कह रहा है कि हाइड्राइड का इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल का क्या हो रहा है, और डिक्रीज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज करेगा यानी कि इनके बीच क्या होगा, इसका तो कांस्टेंट है, इस हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट है, लेकिन मेटल का डिक्रीज करते जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर और बढ़ते जाएगा, और ज़्यादा डिफरेंस होगा तो जल्दी ब्रेक करेगा और जल्दी रिलीज होगा आयन, यानी आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो लिख सकते हो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड increases down the group
ionic character of metal hydride increases down the group because of due to decrease in ionization potential, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी आयोनाइज करना है तो ड्यू टू द डिक्रीज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, डाउन द ग्रुप, यानी नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि मेटल और हाइड्राइड का बॉन्ड का आयनिक नेचर क्या होगा, नीचे जाओगे तो इंक्रीज करते जाएगा। बिकॉज आयोनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म में भी अगर बात करोगे तो नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, वो जल्दी ब्रेक होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम देखेंगे कि नीचे जाने पे हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी भी इंक्रीज कर रही है और हाइड्राइड की आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विथ हैलोजन। ठीक है बेटा, 5th की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन। और हैलोजन से तुम बहुत अवेयर हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हैलोजन की बात करो तो क्या बनाएंगे, मेटल का हैलाइड बनाएंगे। मेटल हैं, एल्कली मेटल हैं, तो रिएक्ट करके मेटल के हैलाइड बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लिख सकते हो एल्कली मेटल कंबाइंड विथ हैलोजन डायरेक्टली टू फॉर्म मेटल हैलाइड। तो लिख सकते हो एल्कली मेटल कंबाइंड विथ हैलोजन डायरेक्टली to form metal hydride, to form metal halide, to form metal halides। अगर हम बात करें यहाँ पे यानी 2m + x2 तो क्या बन जाएगा बेटा, mx2, ठीक है। और अगर बात करोगे तो ऑल मेटल हाइलाइड्स जो होते हैं वो भी क्या होंगे बेटा, आयनिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पॉइंट लिख लोगे, ऑल मेटल हैलाइड आर आयनिक इन नेचर, यानी आयनिक बॉन्ड होगा, उनके बीच कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, विथ सर्टेन एक्सेप्शन। अब देखो एक्सेप्शन भी है कुछ इसमें, आयनिक नेचर with the exception all metal halide are ionic in nature with certain exception। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो some lithium halides, ठीक है, some lithium halide have covalent character, some lithium halide have covalent character। कुछ लिथियम के जो हाइलाइट्स हैं वो कोवलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। लिथियम के हैलाइड की बात करोगे तो कौन कौन से हैं जो कोवलेंट कैरेक्टर शो करेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद करो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसका, मेटल हैलाइड्स का। इन फ्यूज स्टेज in fused state
these halides are good conductor of electricity, good conductor of electricity। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की विथ हैलाइड के साथ, ठीक है, तो लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की अगर बात करोगे तो यहाँ क्या है बेटा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये ऑर्डर होता है किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की। और यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन यानी X2 की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा बेटा, तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करोगे F2, फिर Cl2, फिर Br2 एंड देन I2। तो ये ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू मेटल आयन एंड विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन आयन। अब कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो मेटल का साइज इंक्रीज करेगा, तो मेटल का साइज इंक्रीज कर रहा है तो ये M+ में आएगा, कैटायनिक फॉर्म में आएगा, और फ्लोराइड का आयन, फ्लोराइड आयन यानी कि F जो है वो ब्रेक करेगा, ये आयोडाइड के आयोडाइन इस फॉर्म में आएगा। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये आयोनाइज हो रहा है, यानी कि ये आयोनाइज हो रहा है, तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तुरंत वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इजी होगा, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। उसी तरह अगर इसका देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, F आयन के फॉर्म में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोराइड का ज़्यादा, तो ज़्यादा होने के कारण रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना, और इसी छोटे छोटे पॉइंट से एक क्वेश्चन तुमको मिल जाता है नीट के लेवल का, तुम्हारे नीट के एग्जाम में या जेई में। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमको। अगर हम बात करें यहाँ पे पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर नेचर इन, अगर हम बात करें इसी हैलाइड का, तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन लिथियम हैलाइड, तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, हम कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बोल रहे हैं, कोवेलेंट नेचर यानी पार्शियल कोवेलेंट नेचर लिख सकते हो, या कैरेक्टर ऑफ सम लिथियम हैलाइड, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ सम लिथियम हैलाइड, स्पेशली जो होता है वो लिथियम आयोडाइड इज कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, कोवेलेंट इन नेचर। अगर हम बात करें यहां पे, तो मान लो ये फ्लोराइड आयन है, दिस इज द फ्लोराइड आयन, दिस इज द क्लोराइड आयन, दिस इज द ब्रोमाइड आयन एंड दिस इज द आयोडाइड आयन है। ठीक है, अगर हम साइज की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये फ्लोराइड आयन का साइज है, ये क्लोराइड आयन का साइज है, ये ब्रोमाइड आयन का साइज है, और ये आयोडाइड आयन का साइज है। तो आयोडाइड आयन की साइज है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब पे प्लस चार्ज, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। ये जो आयोडीन का नेगेटिव चार्ज क्या है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिनेट कर रहा है। और यदि हम बात करें मेटल की, ठीक है, तो लिथियम आयन है, लिथियम आयोडाइड हम बोल रहे हैं, तो लिथियम आयन है, तो लिथियम आयन का साइज क्या है बेटा, छोटा है। हम लिथियम आयोडाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिथियम आयन मान लो ये साइज का है। ठीक है, दिस इज द लिथियम। ठीक है, ये लिथियम है। अब ये लिथियम इसके पास जा रहा है, तभी तो ये फ्लोराइड बनाएगा, लिथियम फ्लोराइड। फिर ये लिथियम इसके पास जाएगा, फिर ये लिथियम इसके पास जाएगा,
और फिर ये लिथियम इसके पास जाएगा। तो इनका जो साइज है छोटा है, कंपैटिबिलिटी है वो इजी वे में पास आ जाएंगे। बट यहां पे देख रहे हो ये एक्सपेंड किया हुआ है अपने चार्ज को, और जब अपने चार्ज को एक्सपेंड किया है तो इस लिथियम आयन को इसको और पास आना पड़ेगा, और जब और पास आना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, ये इसका प्लस चार्ज, ठीक है, लिथियम आयन के न्यूक्लियस है और ये इसका माइनस चार्ज है जो इस पर है। अब क्या करेगा, अब ये प्लस और माइनस में रिपल्सन होगा, ठीक है, और प्लस और माइनस में क्यों, क्योंकि लिथियम के और पास आना है, तो प्लस और माइनस में रिपल्सन होने के कारण ये एनायन जो होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी इस पोलराइज्ड हो जाएगा। तो जब पोलराइज्ड हो जाएगा उस कंडीशन में ये जो है वो कुछ इस शेप में ना रहकर वो कुछ इस टाइप से इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके टाइप अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इसके इन्फ्लुएंस के कारण, इस लिथियम के केटायन के इन्फ्लुएंस के कारण ये जो नॉर्मल शेप था, यानी ये इस फॉर्म में था, वो क्या हो जाएगा, इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। तो पोलराइजिंग केटायन और ये क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग एनायन। यानी यहां पे अगर बात करोगे इसका न्यूक्लियस था और इस पर क्या है बेटा, और इस पर यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है और ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक है, सब पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी, इस पर भी। साइज इंक्रीज किया तो ये फ्लोराइड है, लिथियम है, इजी जाके अटैच हो, जब साइज बढ़ेगा तो इसको और पास जाना पड़ेगा, और जब और पास जाएगा तो इसका प्लस चार्ज और इसका प्लस चार्ज जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और जब ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इसका जो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, यानी कि पोलराइजिंग केटायन एंड पोलराइजिंग एनायन। तो यहां पर लिखोगे तो दिस इज द पोलराइजिंग केटायन, और ये क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग एनायन, ठीक है बेटा। तो आप लिख सकते हो द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय केटायन, तो यहां पर लिख सकते हो क्या कि द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द डिस्टॉर्शन of anion cloud, the distortion of anion cloud, the distortion of electron cloud of, sorry, the distortion of electron cloud of, the distortion of electron cloud of anion of the anion by cation, the distortion of electron cloud of the anion by the cation is known as polarizing, is known as polarizing of ion, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे, इज नोन एज पोलराइजेशन, इज नोन एज पोलराइजेशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं हम क्या, पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो पोलराइज की अगर बात करोगे तो पोलराइजिंग पावर, तो जिसमें भी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, फॉजान्स रूल अगर पढ़े होगे तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ये पोलराइजिंग इस केस में ज्यादा हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो दैट इज द वाई लिथियम आयोडाइड इज कोवेलेंट इन नेचर, यही इसका रीजन था। नेक्स्ट देखेंगे बेटा रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल, 6 पॉइंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ
एल्कली मेटल। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करोगे तो आप लिख सकते हो एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एल्कली मेटल। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे तो लिथियम रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? लिथियम यानी कि मेटल की क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि मेटल क्या हो? ऑक्सीडाइज हो। यानी कि अगर बात करोगे तो मेटल है ये रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करे और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे, रिड्यूस करे, तो दैट इज द रिड्यूसिंग नेचर। तो एल्कली मेटल के पास जानते ही हो कि ये क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन तुरंत बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे, और ऑक्सीडाइज होंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और सामने वाले को रिड्यूस करे, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या होते हैं? रिड्यूसिंग नेचर शो करेंगे। तो यदि हम एल्कली मेटल की बात करेंगे तो जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा? कम होगा, वो जल्दी क्या करेगा? आयोनाइज होगा, और जितने जल्दी आयोनाइज होगा उतने जल्दी सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, उतने ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होना चाहिए। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पे लिथियम से अगर हम जाएं सीजियम के पास, लिथियम से हम डाउन सीजियम के पास जाओगे तो ये लिथियम प्लस के फॉर्म में जाएगा और ये सीजियम प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करोगे तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इसकी अगर बात करोगे तो क्या होगा? मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी तुम मानते हो। ठीक है, अब बात करें मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो मोर लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल होने के कारण तुरंत ये क्या करेगा? ये तुम्हारा केटायनिक फॉर्म में जाएगा, यानी तुरंत ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा? ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दिस वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो ये क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए कि नहीं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये खुद को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। कौन सा? ये, यानी खुद को प्लस फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? लो है, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में है, तो ये तुरंत केटायनिक फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देखा, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रीजेंट नहीं, एजेंट। और ये क्या होना चाहिए? वीक रिड्यूसिंग एजेंट, बट अपोजिट होता है। ऐसा होना चाहिए था, बट लिथियम जो होता है एक्चुअल में, बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? बट लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या होते हैं? पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी रिड्यूसिंग एजेंट यानी खुद को ऑक्सीडाइज, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी आयोनाइज होगा, और जब जल्दी आयोनाइज होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, यानी सामने वाले को जल्दी रिड्यूस करेगा। उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, reducing power of cesium is more
than lithium, but the actual result is different. The reduction potential यानी कि reducing nature of lithium is highest among the metal as compared to cesium या other metal. तो इससे ये प्रूफ हुआ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल एनर्जी टर्म, दैट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? हमको कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि दिमाग की बत्ती खोलो, सोचो। हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं यानी सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो मेटल आयन है, अल्कली मेटल नीचे जा रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो केटायनिक फॉर्म में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। वो केटायनिक फॉर्म में जल्दी जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, यानी रिड्यूसिंग एजेंट उसका बढ़ना चाहिए, बट एक्चुअल रिजल्ट अपोजिट आता है। वाई? यही मेरा क्वेश्चन है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल या रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ द मेटल cannot be explained by a single energy term, that is the ionization potential of metal. This potential यानी reduction potential of the metal is explained by ionization potential as well as sublimation potential as well as hydration energy। यानी कि sublimation energy, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कंबाइंड इफेक्ट ओवरऑल मेटल पे देखेंगे, तब हम एक्सप्लेन करेंगे, तब हम देखेंगे कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू व्हाट? सीजियम। तो ये रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। तो आप लिख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल। मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिवाइंड करोगे, वीडियो चेक करो, देखो, ठीक है? क्योंकि आप बुक पढ़ोगे क्लियर कट नहीं आएगा समझ में बेटा। अब देखो यहां पे, तो आप लिख सकते हो क्या? द रिडक्शन इज नॉट ओनली एक्सप्लेन बाय, तो यहां पे लिख सकते हो द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल, the reducing nature of metal is not only explained by single energy term, that is the ionization energy, it is explained by combined effect of ionization energy, sublimation energy and hydration energy। ठीक है? यानी कि अगर बात करो हम रिड्यूसिंग नेचर का, तो रिड्यूसिंग नेचर अगर देखोगे तो लिथियम का सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सीजियम। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों होता है बेटा? तो उसका रीजन क्या है कि हम अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, बट एक्चुअल रिजल्ट कहता है कि लिथियम का सबसे ज्यादा। और लिथियम का सबसे ज्यादा क्यों है? बिकॉज इस जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो एक्सप्लेन करेगा किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से, सब्लिमेशन एनर्जी से और हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है? तो आप लिख सकते हो यहां पे, ठीक है? तो अगर हम बात करें यहां पे, तो कोई भी मेटल है सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट से क्या हो जाएगा बेटा? गैसियस में जाएगा, तो सब्लिमेशन होगा। तो मेटल क्या हो गया? ये गैस फॉर्म में जाएगा,
यानी डेल्टा एच सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन एनर्जी, और सब्लिमेशन एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड करेगा, यानी एनर्जी चाहिए। उसी तरह ये सब्लिमेट हुआ, अब क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइज होगा। अब गैसियस से ये देखो Mg गैसियस फॉर्म से क्या हो गया, ये आयोनाइज फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, हीट रिक्वायर्ड होगा, यानी एनर्जी हमको क्या देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसका हाइड्रेशन एनर्जी की बात करोगे, यानी कि यहां पे वाटर का कॉन्सेप्ट आएगा, H2O यहां पे कोऑर्डिनेट करेगा, तो H2O जब कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, मेटल प्लस एक्वस फेज में चला जाएगा। तो दिस इज द हाइड्रेशन एनर्जी। डेल्टा H क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। और यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे हीट रिक्वायर्ड पड़ रहा है, यहां पे भी हीट रिक्वायर्ड पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, बट यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और आपको पता है जितने मेटल का साइज छोटा होता है हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो जो हीट रिक्वायरमेंट है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको हीट चाहिए। और हीट कहां से मिलेगा, तो दिस हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम के केस में ये जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो इस रिक्वायरमेंट को जल्दी फुलफिल करेगा, और जब जल्दी फुलफिल करेगा तो ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में इजी वे में आएगा। तो दैट इज द रीजन लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू सीजियम। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ड्यू टू द smaller size of lithium they get more hydrated and more hydration energy is released, or this hydration energy minimize the heat required for the conversion of sublimation, यानी कि heat required for sublimation and ionization। ये इतना ज्यादा एनर्जी लिथियम से रिलीज होगा हाइड्रेशन से, तो क्या होगा, इसकी जो हीट रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ रही है वो इसको मिनिमाइज कर देगा। जबकि सीजियम के केस में ऐसा नहीं होगा, साइज बड़ा, हाइड्रेशन कम, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो जो हीट रिक्वायरमेंट पड़ रहा था वो मिलेगा नहीं, वो इस फॉर्म में जल्दी आएगा नहीं, और जब जल्दी आएगा नहीं तो क्या, इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा नहीं, यानी किसी को रिड्यूस करेगा नहीं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये रीजन है बेटा। क्लियर कट, एकदम फंडामेंटल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो लिथियम का साइज क्या है, छोटा होने के कारण यहां पे ये चीजें होती है। ये उतार लो, फिर मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ठीक है, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ठीक है, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन, lithium ion, it can more hydrated, it has highest hydration enthalpy, it has highest hydration enthalpy, ठीक है बेटा, which account for its high negative E value, which account for its high negative E0 value and it has high reducing nature, and it has high reducing nature, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो लिथियम का जो E0 वैल्यू होता है वो माइनस क्या होता है, माइनस 3.05 वोल्ट,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे अगर मेजर करोगे तो ये होता है -3.054। तो हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट मोर विल बी रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आप लिख सकते हो हाई नेगेटिव ई नेट वैल्यू ग्रेटर विल बी रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हो हाई नेगेटिव ई नॉट वैल्यू greater will be reducing character, reducing power। तो लिथियम की देखोगे तो लिथियम का ये होता है हाई नेगेटिव ई नेट वैल्यू होता है, यानी हम कह सकते हैं क्या कि रिलेटिव रिड्यूसिंग पावर किस पे, इस ई नॉट वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं। तो जिसका ई नॉट वैल्यू क्या होगा हाई नेगेटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होगा रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, वो सामने वाले को ज़्यादा रिड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, तो ये है क्या, ये है कुछ चीज़ें जो आपको देखनी होगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है, और ई नॉट वैल्यू दिया है क्लोरीन Cl- का जो दिया हुआ है वो दिया है प्लस 1.36 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह ये I2 आयोडाइड का दिया हुआ है, वो जो दिया है प्लस 0.53 वोल्ट दिया है। ठीक है, उसी तरह ये AG इसका दिया हुआ है 0.079 नहीं 0.79। ठीक है, उसी तरह अगर बात करोगे निगेटिव में दिया हुआ है ये नेगेटिव 0.79। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे तो सोडियम का दिया हुआ है Na+ से Na में जा रहा है, तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो -2.71 दिया हुआ है। ठीक है, और लिथियम की अगर बात करोगे तो लिथियम प्लस से लिथियम जो है इसका जो दिया हुआ है -3.05। ठीक है बेटा, तो यदि हम बात करें ये प्लस में है। ठीक है, तो यदि हम रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो रिड्यूसिंग पावर जिसका ग्रेटर द ई नॉट वैल्यू ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर विल बी रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करोगे तो लिथियम का ई नॉट वैल्यू कितना दिया हुआ है लिथियम की बात करोगे तो लिथियम का ई नॉट वैल्यू -0.305। तो आप लिख सकते हो क्या अरेंज, अब कह रहा है कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो कह रहा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट किसका होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा लिथियम होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर कौन होगा नेगेटिव वैल्यू में सोडियम है रिड्यूसिंग नेचर। फिर अगर पॉजिटिव में सबसे कम कौन है आयोडीन है, तो पॉजिटिव में तुम्हारा आयोडाइड आयन है। फिर क्या है ये वाला कम है तो सिल्वर हो जाएगा, और उसके सबसे कम कौन जा हो जाएगा Cl हो जाएगा। तो ये है कहानी रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन विथ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई नॉट स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो लिथियम का कंसेप्ट हमने दिया यहाँ पे, लिथियम और सीजियम का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और इस पर देखेंगे क्या सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे। देखते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे इस पे सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, फिर इसका यूज क्या है, ये सब हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं।